हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास की दो आधारभूत सभ्यता हैं, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ था, इसके बारे में नहीं मालूम था, तब तक वैदिक कालीन सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन इस सभ्यता के उत्खनन के बाद मालूम हुआ कि वैदिक कालीन सभ्यता से कहीं पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का परिज्ञान एवं प्रकाश पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण देन। मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखकर व्यक्ति प्राचीन नगरों की आयोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए नहीं रह सकता। 1922 से पूर्व हमें इस सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुरातत्ववेताओं के अनवरत परिश्रम के परिणाम स्वरूप हमें एक ऐसी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई जो वैदिक कालीन सभ्यता से भी प्राचीन थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मिस्र, मेसोपोटामिया और ईरान की ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं की समकालीन मान सकते हैं। यानी कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है उनकी समकालीन यह सभ्यता मानी जाती है। तो इस सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी? हड़प्पा नामक जो स्थान की खोज है वो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वस के नेतृत्व में 1921 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये दोनों ही स्थान इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, राजधानी मानी जाती है। इनमें लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों में बहुत अधिक साम्यता है। इस कारण से ये दोनों ही स्थल एक ही सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इस सभ्यता के रहस्य उद्घाटन का श्रेय सर जॉन मार्शल को प्राप्त है, जिन्होंने 1924 में यह घोषणा की कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस प्राचीन सभ्यता की खोज का काम निरंतर चलता रहा, यानी कि यहीं पर नहीं थम गया था बल्कि निरंतर चलता रहा। और अर्नेस्ट मेके, एन.जी. मजूमदार, एच. हरग्रीव्स, पिगट, व्हीलर, रंगनाथ राव, साकलिया, बी.के. थापर, वी.बी. लाल, यज्ञदत्त शर्मा, फजल अहमद, रविंद्र सिंह बिष्ट आदि पुरातत्ववेताओं ने खोज किया और इस खनन के कार्य को आगे बढ़ाया। तो लगातार इसके स्थानों की खोज होती रही। तो नवीनतम जानकारी के अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग हमें 1400 स्थल प्राप्त हो चुके हैं, उनके बारे में जानकारी मिल चुकी है, जिनमें से 917 स्थान भारत में हैं। जो पुरातन स्थल हैं वो 917 भारत में हैं, 481 पाकिस्तान में हैं और 2 अफगानिस्तान में हैं। जो ये स्थल हैं, पुराने स्थल हैं सिंधु घाटी के, हमें 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पहला है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से, दूसरा सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से, और तीसरा समुद्र तट के क्षेत्र से। तो ये 3 प्रकार के प्राकृतिक स्थल हैं। सिंधु नदी में, दूसरी सरस्वती नदी मुख्य, और तीसरा समुद्र तट। तो 3 प्रकार के स्थानों से हमें इसके पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो यह उल्लेखनीय है कि आधे से अधिक जो पुरास्थल हैं, यानी कि जो लगभग 1400 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें आधे से अधिक पुरास्थल सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र मिले हैं वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों से प्राप्त हुए हैं। अतः इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना भी सार्थक लगता है, क्योंकि सिंधु नदी तो है ही, उसके अलावा सरस्वती नदी से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके क्षेत्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस कारण से इसको यह नाम देना भी सार्थक लगता है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र,
तथा फारस की सभ्यताओं से कहीं अधिक विस्तृत है। श्री रंगनाथ राव ने इस सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये माना है। जो वर्तमान में इस सभ्यता के जो पुराय स्थल हैं, हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान प्रांतों से, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रों से, इन प्रकार इन सारे स्थानों से हमें इसके पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे प्रांत जो सम्मिलित हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में, तो इन प्रांतों से जो प्राप्त पुरास्थल हैं, प्रमुख स्थल हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला आता है बलूचिस्तान। यहाँ पर हमें बलूचिस्तान में सुतकांजेंडोर, सुतकागोह, बालाकोट, नाल, इसके अलावा कुल्ली, डावरकोट, ये स्थल हमें प्राप्त हुए हैं बलूचिस्तान प्रांत से। दूसरा है सिंध। सिंध से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, जुदीर जोदड़ो, ये पुरास्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तीसरा है पंजाब। पंजाब जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये प्रमुख स्थान हमें प्राप्त हुए हैं। फिर है पंजाब जो भारत में है। इसमें मुख्य रूप से रोपड़ और संघोल, ये दो प्रमुख स्थान हमें प्राप्त हुए हैं। अगला राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा एवं आहड़, ये दो प्रमुख स्थान माने जाते हैं, जिसमें कालीबंगा सबसे प्रमुख है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और दूसरा है हुलास जो सरहानपुर में है। इसके अतिरिक्त गुजरात। गुजरात में बहुत सारे स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, भगतराव, रोजड़ी, ये प्रमुख स्थान हैं जो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में दैमाबाद और जम्मू कश्मीर में मांडव, ये सारे प्रांत हैं जिनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के जो उत्खनित पुरास्थल हैं, उनमें 9 स्थानों को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। जो बड़े नगर हैं उनमें मुख्य रूप से आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, गनेरीवाल एवं धौलावीर। ये सभी जो शहर हैं स्थापत्य कला की दृष्टि से भी सिंधु सभ्यता के आदर्श स्थल माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में मांडापुरा स्थल से दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक स्थल तक है। और उसके अलावा इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है वो बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुतकांजेडोर है। और पूर्व में पुरास्थल है वो है आलमगीर, यानी कि पूरब से सुतकांजेडोर से लेकर के पश्चिम में और पूरब तक आलमपुर तक जाता है। यह लगभग भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रफल से भी बड़ा माना जाता है। विश्व की जो दो अन्य प्राचीन सभ्यता जो बहुत प्राचीन मानी जाती हैं, मिस्र की नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनका क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। यानी कि यह हमारे विश्व की एक विशालतम और प्राचीनतम सभ्यता कहलाती है। बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ी सभ्यता मानी जाती है। अब आता है सभ्यता का काल
कि सभ्यता का क्या समय है। इस संदर्भ में जो सभ्यता का जो समय है उसके कालक्रम के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो ताम्रयुगीन और लोहयुगीन संस्कृति के मध्य संक्रमण की अवस्था है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 या 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। इन्होंने इसका निर्धारित किया है। के.एन. शास्त्री और डॉक्टर राजवली पांडे इसे 4000 वर्ष ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता मानते हैं। इसके अलावा पुरानी वस्तुओं के काल को जानने की जो विज्ञान सम्मत रेडियो कार्बन 14 जो परीक्षा प्रणाली है उसके अनुसार इस सभ्यता का विकास काल 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और यह तिथि काल जो है इसी को व्हीलर, प्रगट, डीपी अग्रवाल आदि ने भी माना है। और इसका संपूर्ण जो जीवन काल है वो लगभग 15 वर्ष का माना जाता है। जो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी हैं वो मानते हैं कि सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईसा पूर्व से पूर्व हुआ होगा। तो इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसका जो सभ्यता का काल है वो भिन्न भिन्न माना जाता है, लेकिन रेडियो कार्बन 14 के अनुसार जो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है अधिकांश विद्वान इसको स्वीकार करते हैं। अब आता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। सिंधु सभ्यता किसके द्वारा निर्मित की गई थी, यह प्रश्न आज भी विवादास्पद है। आज तक जो अनुसंधान हुआ है उसके आधार पर इस सभ्यता के निर्माताओं की जातीयता के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है। जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जो उनके आधार पर विभिन्न जातियों का इसमें योगदान रहा होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो अस्थि से प्राप्त हुए हैं उनमें 4 नस्लों के प्रमाण मिले हैं, 4 प्रकार के इसमें लोगों के अवशेष मिले हैं। तो पहला आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसमें बच्चों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पूरा नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यह सिंधु सब क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति थी और शायद यह मध्य भारत, अब भी यह मध्य भारत के आदि निवासी के रूप में विद्यमान है। दूसरा है भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का निर्माता इस जाति को माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अवशेष सबसे ज़्यादा उपयोग इसी ही जाति के लोगों की प्राप्त हुई थी और यह प्रजाति दक्षिण भारत में अब भी पाई जाती है। तीसरा है मंगोलाइड यानी कि मंगोलियन। इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें सिक्किम, असम, म्यांमार के सीमांत क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि मंगोलाइड के भी कुछ जाति के मिश्रित जाति के लोगों की भी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है और इसके भी यहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं। और जो चौथे अवशेष मिले हैं जाति के वो हैं अल्पाइन। इस जाति के लोग सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में प्राप्त होते हैं और ये मध्य गंगा और निम्न प्रदेश में भी प्राप्त होते हैं। तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने, के.एन. शास्त्री ने इन चारों प्रजातियों को यहाँ का निर्माता माना है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन सी जाति इस सभ्यता की प्रमुख निर्माता थी। यहाँ से प्राप्त अस्थि पंजरों का अध्ययन करने के पश्चात यह माना जाता है कि मंगोलियन और अल्पाइन प्रजाति के मनुष्यों की केवल एक एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, अतः यहाँ के मूल निवासी नहीं रहे होंगे। मोहनजोदड़ो के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की भी केवल 3 खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की। तो संभवतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की यहाँ की आबादी में प्राधान्य रहा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किसके रहे होंगे, भूमध्य सागरीय के रहे होंगे। और द्रविड़ लोग भी इसी भूमध्य सागरीय नस्ल की एक शाखा थे, अतः इन्हें ही
सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जा सकता है। तो कौन माना जाता है सबसे ज्यादा, किसको, किस पर सहमत हैं? भूमध्य सागरीय नस्ल पर या भूमध्य प्रजाति पर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ इस जाति की सबसे ज्यादा अस्थियां मिली हैं। तो यह माना जाता है कि शायद ये मूल जाति थी, बाकी जो अन्य जातियों के मिले हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, और द्रविड़ लोग भी इसी की ही एक शाखा थे। तो इस कारण से इनको ही मेन भूमध्य सागरियों को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जा सकता है। और सर जॉन जो मार्शल हैं उन्होंने भी इस मत को स्वीकार किया है। और सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादित किया जाता है वो मुख्यतः अनुमानों पर और संभावनाओं पर ही आधारित है, लेकिन अधिकतर इसी मत को यह स्वीकार किया जाता है कि भूमध्य सागरीय नस्ल या प्रजाति ही यहाँ पर प्रमुखता से थी और शायद यही इसकी निर्माता थी। बाकी अन्य जातियों ने इसमें सहयोग दिया था। आगे मैं अब आपको पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंतर्गत नगर नियोजन, उनका धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।